हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8th का ये हिस्ट्री का ये सेकेंड है चैप्टर है, जो कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले मैंने इनके चैप्टर वाइज तो पूरी वीडियो बना रखी है, पर कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे को कम से कम इसके इम्पोर्टेंट नोट और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दो। तो ये सब सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह में औरंगजेब क्या था? आखिरी शक्तिशाली बादशाह था जिसने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण कर लिया था। यानी कहने मतलब जो लास्ट जो मुगल बादशाह था, वो जो शक्तिशाली था वो था औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह जफर फर्स्ट और बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, और उसके बाद मुगल प्रशासन पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। तो 1707 में इनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल जो सूबेदार थे और बड़े बड़े जागीरदार थे, जमींदार थे, वो अपनी ताकत दिखाने लगे और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियायतें कायम कर ली। और 18वीं सदी के अंत तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई शक्ति, एक ताकत उभर कर सामने आई और अंग्रेजों ने अधिकतर क्या करा? भारत के अधिकतर भागों पे कब्जा कर लिया। अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी बनाने के उद्देश्य से भारत में आए थे। बाद में उन्होंने एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। कैप्टन हॉटसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को गिरफ्तारी हुई। और औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन एक प्रतीक रूप में मुगल बादशाह का महत्व बना रहा था। जब 1857 में यानी 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता माना। और जब विद्रोह कुचल गया तो कंपनियों ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जाफर के सामने ही मार दिया गया। देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह कर लो। क्यों? आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1857 का विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे, गाय तथा सुगर की चर्बी वाला याद करो। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 1857 वाला तो जरूर आएगा। इसको आप कर लो। आप अगर 8-10 साल का पेपर उठा के देखोगे, आपको हर साल मिलेगा ये क्वेश्चन, ऐसा हो नहीं सकता ना आए। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेना। ठीक है, अगला था वाणिज्य क्या है? वाणिज्य एक ऐसा व्यापार है जिसमें उद्यमी अपनी चीजों को सस्ती कीमतों पर क्या करता है? खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी कि वो है मुनाफा कमाता है। ठीक है, तो बच्चों वो क्या थे? आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन जो आपके आने एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन है, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह का नाम बताओ। देखो मैंने अभी बताया था आपका अंतिम क्या था, वो था औरंगजेब। ध्यान रख लो, औरंगजेब एक ऐसा शक्तिशाली बादशाह था और उसके बाद क्या हुआ? मुगल प्रशासन पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया। मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर पड़ गया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल गवर्नरों ने अपने क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना करनी चालू कर दी, इससे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वह लंदन के अंदर 1600 में करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? वह 1600 में बनी थी। कहां बनी थी? लंदन में। ठीक है, पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्टर को कहते हैं अनुमति पत्र, कंपनी को किसने दिया था? ठीक है, वो दिया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके कई एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई थी? देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे? वो आए थे पुर्तगाली। ठीक है, ध्यान रखना है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत के अंदर आए थे और यहाँ पर भारत में आकर उन्होंने क्या करा? भारत के विभिन्न भागों के बारे में जाना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करी थी? तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की खोज करी थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, ध्यान रख लो, वास्को डी गामा ने करी थी। वास्को डी गामा ने करी थी 1498 के अंदर। और वास्को डी गामा क्या था? एक पुर्तगाली नाविक था। देखो अभी तक हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करा है कि भारत में सबसे आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पुर्तगाली नाविक था, वो था वास्को डी गामा। ये क्वेश्चन आपका 1,00,000% आएगा, ऐसा हो नहीं सकता ना आए। ये मैचिंग में आता है हर बार कि भारत की खोज किसने करी थी। तो ध्यान रख लो, भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने करी थी। और अमेरिका की खोज किसने करी थी? अमेरिका की खोज क्या करी थी? कोलंबस ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखना है।
अब आता भारत में पुर्तगाली अड्डा कहाँ पर था? वो था गोवा के अंदर। देखो पुर्तगाली जो आए थे वो गोवा में आए थे और गोवा में आकर उन्होंने अपना एक तरीके से राज्य स्थापित कर लिया था, अपनी शासन व्यवस्था उन्होंने स्थापित कर ली थी और गोवा देखो सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता आपसे कि भारत का कौन मतलब गोवा जो है कब आज़ाद हुआ था, तो ध्यान रखना गोवा जो है सबसे लास्ट के अंदर आज़ाद हुआ था। यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी? वे भारत से सूती एवं रेशम कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि लिया करते थे। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कारखाने की स्थापना कब और कहाँ करी गई थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये भी आपका आना ही आना है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कि पहली जो है वह अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करी गई थी? पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो है वह 1651 में हुगली नदी के किनारे करी गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रख लो, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है फैक्टर किसे कहते हैं? कंपनी के व्यापारी हुगली नदी के किनारे से ही अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आपके आ चुका है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन है पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित हुई थी? तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे हुई थी। तो वो उसको घुमा के पूछ लिया यहाँ पर, क्वेश्चन वैसी ही है। अगला क्वेश्चन है फरमान का क्या अर्थ होता है? देखो फरमान एक शाही आदेश होता है, ठीक है, जो राजा द्वारा जारी किया जाता है अपनी प्रजा के प्रति या अपने जो भी नौकर चाकर है उनके प्रति। अगला आता है बंगाल के पहले नवाब कौन थे? बंगाल के पहले नवाब जो थे वो थे मुशरत कुली खां। मुशरत कुली खां जो थे ये बंगाल के क्या थे? पहले नवाब थे। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। और बंगाल का आखिरी नवाब कौन था? ये क्वेश्चन पिछले साल आया आपका। बंगाल का आखिरी नवाब कौन था? वो था नवाब सिराजुद्दौला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नवाब सिराजुद्दौला जो था वो क्या था? आखिरी था। अगला क्वेश्चन है प्लासी का नाम किस तरीके पड़ा? ठीक है, दरअसल असली नाम प्लासी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लास कर दिया और इस जगह को प्लासी यानी कि प्लास के पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अली वर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1700 ठीक है 56 के अंदर हुई थी, यानी 1756 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन आपके देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1764 के अंदर। ठीक है, 1764 के अंदर हुई थी। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल एग्जाम के अंदर आया हुआ है बच्चों, इसको अच्छी तरह कर लो। ये क्वेश्चन आपका बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपका पिछले साल आया है। आप पिछले साल का पेपर उठा के देखो तो आपको मिल जाएगा मैचिंग के अंदर। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से जब भारत आया था तब उसकी उम्र कितनी थी? ठीक है, अरे भाई ये देखो, ये क्वेश्चन भी मैचिंग के अंदर दिया हुआ था आपका कि जब उसकी उम्र कितनी थी? वह 18 वर्ष की उम्र के अंदर आया था। रॉबर्ट क्लाइव 1763 में मद्रास में आया था और उसकी उम्र उस समय 18 वर्ष की थी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विलय नीति की शुरुआत किसने करी थी? विलय नीति की शुरुआत जो है वो करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्लासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? देखो क्योंकि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी, यानी पहली एक ऐसी बड़ी जीत जो पूरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा जीती गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह हुई थी 1761 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है 1761 के अंदर प्लासी की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, अगला है बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम की हार हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? वो था मैसूर का, ध्यान रखना, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। और इनके जो फादर का नाम था वो था हैदर अली। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो श्रीरंगपट्टनम के अंदर अंग्रेजों से लड़ते के विरुद्ध हो गई थी। एक्चुअली अंग्रेजों ने इनको धोखे से मारा था। जब ये क्या कर रहे थे, ये नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे तो उनको क्या करा, पीछे से घेर लिया गया और गद्दारी कर दी गई थी इन्हीं के जो सैनिक थे उनके द्वारा। और टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के अंदर मृत्यु हो गई थी। और इनके डैडी का नाम इनके फादर का नाम जो था वो था हैदर अली, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नवाब बनने का क्या महत्व था? नवाब बनने का महत्व था कि अंग्रेजों की गुलामी करना,
अपनी ताकत और सत्ता कंपनी के पास ही होती थी। ठीक है, नवाब बनने का मतलब क्या था? अंग्रेजों की जो गुलामी करना, सारी ताकत और सत्ता अंग्रेजों के पास ही होती थी। अंग्रेज अपने हिसाब से नवाब को चलाया करते थे। यानी कहने का मतलब है नवाब जो है वो नाम मात्र का गद्दी पर हुआ करता था, और अंग्रेज क्या करते थे? नवाब के नाम पर शासन किया करते थे। नवाब को टैक्स देना है, ठीक है, और जो अंग्रेजों की टुकड़ी रखी जाती थी उसका खर्चा भी नवाब ही उठाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 के अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। मैंने अभी बताया आपको बच्चों कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम के अंदर हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना था? वो बना था 1782 के अंदर। ठीक है, 1782 के अंदर वह मैसूर का राजा बना था। काजी का क्या अर्थ होता है? काजी एक न्यायाधीश होता है, यानी कि काजी जो होता है वह राज्य के अंदर होने वाले जितने भी न्याय व्यवस्था उसको देखता है। किंग राजा तो है, परंतु राजा क्या करता है? भाई राजा तो न्याय करेगा, परंतु राजा के पास इतना समय नहीं होता, तो राजा ने क्या करा? राज्यों के अंदर काजियों की नियुक्ति कर रखी थी। तो अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग काजी हुआ करते थे, या कभी कभी ऐसे भी होता था कि 3-4 राज्य या 4-5 राज्यों का एक काजी हो गया। तो काजी का काम क्या है? काजी का काम है न्याय करना, न्याय व्यवस्था को देखना। अगला क्वेश्चन है, विलायन नीति का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित है? यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता था, अंग्रेज उस राज्य को अपने राज्य में ला लेते, इसको विलाय की नीति कहा जाता था। ठीक है, याद करो, जो झांसी की रानी जो थी उसका कोई पुत्र नहीं था, और अंग्रेजों ने विलयन की नीति अपनाई थी कि वह विलाय का मतलब मर्ज कर लेंगे उसके राज्य को। तो लेकिन झांसी की रानी ने क्या करा था? झांसी की रानी ने अपने राज्य को देने से मना कर लिया था। उसने अपने भाई के पुत्र को गोद ले लिया था, परंतु अंग्रेजों ने कहा कि गोद लिया पुत्र मान्य नहीं होगा। तो झांसी की रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों से क्या वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता है? तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, पिछले साल आया था। ठीक है, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, उस समय कितने और कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, जिसमें बंगाल, मद्रास और मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1839 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी। महाराणा रंजीत सिंह जो थे वह क्या थे? वह पंजाब के राजा थे, और उन्होंने पंजाब को पूरी तरीके से क्या करा? डेवलपमेंट कर दिया था। उन्होंने ही गोल्डन टेम्पल में क्या चढ़ाया था? गोल्ड चढ़ाया था। ठीक है, ध्यान रखना है, गोल्डन टेम्पल में गोल्ड चढ़ाने वाले जो राजा थे उनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाभियोग किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ कॉमर्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग का मुकदमा कब चला था? वो चला था 1789 में। अगला है, वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड कब आया? वो आया है, कब लौटा? वो लौटा था 1785 में। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों करी? रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे इन पे। तो 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे अपने ऊपर लगाए गए आरोपों, भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना पड़ा। बाद में उसे बरी कर दिया गया था, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, चिनम्पा कौन थी? चिनम्पा कर्नाटक के कितूर की रानी थी। चिनम्पा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? चिनम्पा की मृत्यु 1829 में जेल में हुई थी, यानी 1829 में जेल में हुई थी। रानी चिनम्पा के जेल में मृत्यु कैसे हुई थी? जब अंग्रेजों ने कैतूर के छोटे से राज्य को कब्जा करने की कोशिश की, तो रानी चिनम्पा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी औपनिवेशिक शक्ति कैसे बन गई थी? ठीक है, तो ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने धीरे धीरे करके क्या था? भारत के बहुत सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया था, और व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी वो। तो उन्होंने जितने भी जमींदार थे, व्यापारी थे, उन पर व्यापार थोप दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का क्या उद्देश्य था? नाम से पता लग रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह भारत में क्या करनी थी? व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के बाजारों में किन किन भारतीय वस्तु की मांग थी? भाई भारतीय वस्तु की तो बहुत सारी मांग थी। यूरोप के बाजारों में सूती वस्त्र, रेशम के वस्त्र और
काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे मसालों की बहुत मांग थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपसे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, वाणिज्य का क्या अर्थ होता है? नाम से बताया वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कमर्शियल, ठीक है, चीजें को काम करना। एक ऐसा व्यापार जिसमें उद्यमी, जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाता है, उसको वाणिज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने कौन कौन से इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया था? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ बच्चों, और ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह कर लेना इस क्वेश्चन को। सहायक संधि, गवर्नर जनरल रिचर्ड वैलीज ने उस समय के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे, ठीक है। तो बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने आपको वीडियो बनाई दी है, ठीक है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेना। अगर आप कुछ मत करो, आप सिर्फ वीडियो को लगा दो, ठीक है, और इन क्वेश्चनों को बस सुनते चले जाओ। समझ गए मेरी बात को? बस वीडियो आपने एक तरफ कर देनी है, क्वेश्चन सुनते चले जाना है, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इनको स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छी तरीके से। अब ये मत कहना कि सर इसकी वीडियो PDF डाल दो, ठीक है। PDF भाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बस ध्यान रख लो। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है। नहीं तो आप सबसे आसान तरीका क्या है कि आप वीडियो को लगा दो एक साइड में, अपना काम करते रहो और वीडियो सुनते रहो। सुनते सुनते आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे जब तक आपके एग्जाम आएंगे। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डाल रहा हूँ, अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे, आप 100% अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। तो सही बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।